हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। फ्रेंड्स, आज हम यूपी पीजीटी फिजिक्स पेपर 2019 को उत्तर सहित सॉल्व करेंगे और यहाँ आपको बता दें कि यह पेपर 2 घंटे में हमें सॉल्व करना होता है और इसमें टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप फिजिक्स से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारा ज्ञान सीखने वाले हैं। और इसके अलावा जो छात्र पीजीटी फिजिक्स से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अर्थात फिजिक्स के लेक्चरर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत मोस्ट है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह केवल यूपी पीजीटी के लिए ही मोस्ट नहीं है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी स्टेट के होने वाले पीजीटी फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए मोस्ट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी हाईएस्ट इन यानी कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं ध्वनि का वेग वायु में, पानी में और निर्वात में और इस्पात में, इन सभी में बात करें तो यहाँ ऑप्शन डी यानी कि इस्पात में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, दो ध्वनि स्रोतों का समीकरण क्रमशः y1 इक्वल 0.25 sin 316t तथा y2 इक्वल दिया है 0.25 sin 310t। यदि श्रोता दोनों को एक साथ सुने तो प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई देंगे। यहाँ पर बताना है कि प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आंसर है 3/π। और यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ बीट्स अपॉन सेकंड इक्वल n1 माइनस n2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर यदि हम n1 और n2 को w1 माइनस w2 में कन्वर्ट करके यहाँ पे देखते हैं तो w इक्वल होता है 2πn। तो इस तरह से w1 इक्वल हो जाएगा 2πn1 और w2 इक्वल हो जाएगा 2πn2। इस तरह से यहाँ पर हम जो वैल्यू है ना, उन वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो w1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 316 और w2 की वैल्यू पुटअप करेंगे 310। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 316t लिखा है ना, तो 316 y1 इक्वल में यहाँ w1 की वैल्यू है और y2 इक्वल में जो 310 दिया है ये w2 की वैल्यू है। यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ओमेगा भी कह सकते हैं w को हम। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं आगे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देने के बाद n1 माइनस n2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2π यहाँ कॉमन हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 316 माइनस 310। ये माइनस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड को आपस में। इस तरह से n1 माइनस n2 निकालेंगे तो इस साइड जो माइनस करने के बाद जो बचेगा ना उसके 6/2π होगा और इस तरह से लास्ट में 2 3 या 6 होगा। इस तरह से 3/π आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आंसर सी हो चुका है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि प्रत्यावर्ती स्रोत V वोल्ट LCR श्रेणी क्रम परिपथ में धारा प्रवाह कर रहा है। यदि LCR के सिरों पर VL, VC और VR वोल्ट विभवांतर नापा जाता है तो इस कंडीशन में जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया है यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आप एक्सप्लेन में देख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल होता है VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर यदि हम v का निकालेंगे तो यहाँ रूट में वैल्यू हो जाएगी और बाद में ये रूट की वैल्यू रूट जो होता है वो पावर 1/2 होता है। इस तरह से इसको हम स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है,
प्रकाश वैद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर अगर हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉनों के एमिशन की रेट की बात करें तो यह डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि विकिरण की तीव्रता पर। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और यहाँ में लिखा भी है बिकॉज रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द RMS potential difference across a 15 kilo ohm resistance is 16 volt, the maximum current flowing is, यानी कि यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि यदि 15 किलो ओम के प्रतिरोध में वर्ग माध्यमूल विभवांतर 16 यानी कि 16 वोल्ट है तो कितनी अधिकतम धारा प्रवाह हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो 1.5 माइक्रो एम्पीयर दिया गया है। इस तरह से यहाँ हम यदि सॉल्व करेंगे इसे तो आप जानते हैं कि VRMS यहाँ पर दिया है 16 वोल्ट और आपका जो प्रतिरोध है वो दिया है 15 किलो ओम। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम में। इसके बाद हम जानते हैं I0 इक्वल होता है V0/R। ये सूत्र होता है V बराबर IR से। और इस तरह से यहाँ पर हम I0 इक्वल में हम यहाँ V0 और R का वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ V0 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, V0 का जो वैल्यू निकालेंगे वो इस सूत्र से आएगा V0 इक्वल √2VRMS। ओके, क्योंकि VRMS इक्वल क्या होता है, VRMS इक्वल होता है V0/√2। तो यहाँ पर यदि हम V0 की वैल्यू पुटअप करेंगे तो V0 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √2VRMS की हम वैल्यू पुटअप करेंगे और VRMS की जो वैल्यू होगी वो 16 वोल्ट होगी। इस तरह से I0 इक्वल √2 मल्टीप्लाई टू 10 इज 16, अब होल अपॉन 15 मल्टीप्लाई टू 10⁻³ इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि I0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से जो हमारी अधिकतम धारा है वो 1.5 माइक्रो एम्पियर होगी। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिज्या स्मॉल r तथा n मोड़ वाली एक वृत्ताकार कुंडली का तल प्रारंभ में समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के लंबवत है। यदि कुंडली को 90 डिग्री घुमाया जाए तो उसमें कितने आवेश का प्रवाह होगा, जबकि कुंडली का प्रतिरोध दिया है कैपिटल R। तो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त होगा πr² NB/R। ये फॉर्मूले में इसका आंसर पूछा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे E इक्वल -N φ2 - φ1/T। और यहाँ पर हम साइड से देख भी सकते हैं जो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखेंगे कि φ1 इक्वल जो φ इक्वल होता है BA cos थीटा और यहाँ जो थीटा की वैल्यू है क्वेश्चन में वो 0 दी है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, क्योंकि समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। और अगर लंबवत है तो यहाँ पर जो कॉस के लिए कंडीशन बनेगी वो 0 बनेगी और साइन के लिए क्या बनेगी, साइन के लिए 90 बनेगी। तो पहली कंडीशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ घुमाने के पहले यानी कि φ1 इक्वल क्या हो जाएगा BA cos 0, तो φ1 इक्वल हो जाएगा BA, ठीक है, थीटा इक्वल 0 पर। अब जैसे हम इसको घुमाते हैं ना, आफ्टर रोटेटेड लिखा भी है हमने, अर्थात घूमने के बाद थीटा इक्वल 90 हो जाता है। इस तरह से यहाँ φ2 जब निकलेगा तो BA cos 90 और BA cos 90 में आप समझते हैं कि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जबकि ऊपर cos 0 का मान 1 था। इस तरह से हम φ1 और φ2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे E इक्वल इस इक्वेशन में -N φ2 - φ1/T में। ओके, तो यहाँ हम जैसे ही वैल्यू पुटअप करेंगे तो ET इक्वल हमें प्राप्त हो जाएगा NVA। ओके, तो हमने ET की वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब चूंकि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। ओके,
और Q बराबर आई टी इक्वल, यहाँ पर आई की वैल्यू हम रखेंगे। आई की वैल्यू क्या होती है, ई अपॉन आर कैसी होती है, क्योंकि भी बराबर ई से। ओके, अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर जो दिया है ना, तो यहाँ पर हम ई टी जो दिया है ऊपर, ई टी का वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन से, किससे, एन बी ए, इसका वैल्यू रख देंगे और अपॉन में आर तो रहेगा ही। इसके बाद यहाँ पर हम Q इक्वल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, बड़ी आसानी से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। Q इक्वल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पे लिख देंगे और एन बी अपॉन आर बाद में लग देंगे। आपका जो आंसर था ऑप्शन डी, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक प्रकाश तरंग वायु से शीशे में प्रवेश करती है, कौन नहीं बदलेगा इस कंडीशन में, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या वेलोसिटी या ऑल द अबव चेंज, यानी कि सही बदलेंगे। तो यहाँ पर ना तो तरंगता बदलती है, तरंगता बदलती है और वेग बदलता है, लेकिन बदलता क्या नहीं है ये पूछा गया क्वेश्चन में, मतलब चेंजेस किसमें नहीं होता है। तो यहाँ चेंज नहीं होगा आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति नहीं बदलती है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, बिजली के ट्रांसफार्मर के लंबे उपयोग के पश्चात गर्म हो जाने का प्रमुख कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम बता दें यहाँ पे कि यहाँ पर गर्म होने का केवल एक ही कारण होता है और वो होता है सेतल ह्रास। ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, कुंडली में धारा प्रवाह है, सेतल ह्रास, विद्युत चुंबकीय विकिरण और बाह्य स्रोत। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है ना, वही इसका आंसर होगा, सेतल ह्रास, यानी कि हाई स्ट्रेसेस लॉस, है ना। तो हाई स्ट्रेस लॉस जो होता है वो हमारी जो भंवर धारा होती हैं उनके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन की बामर श्रृंखला किस श्रेणी में पाई जाती है या किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हाइड्रोजन की जो बामर श्रृंखला है वो हमारी पाई जाती है दृश्य में, दृश्य जो प्रकाश होता है विजुअल, उसे पाई जाती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अवरक्त, परावैगनी, दृश्य और एक्स किरण है। यहाँ आपका आंसर होगा दृश्य, विजुअल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका, लंबाई L के सीधे तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, तार के समांतर स्थित चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल V लगाने पर तार पर कितना बल लगेगा। ओके, तो यहाँ पर आप चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं कि तार पर जो लगने वाला बल होगा वो 0 होगा, यानी कि हमारा 0, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र है ना और जो वायर है, इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है वो थीटा इक्वल 0 होगा। इसलिए इस कंडीशन में लॉरेंट जो बल है ना उसका सूत्र हमने यहाँ साइड से रखा भी है, ये लिखा है, दिख रहा होगा आपको। ओके, ये सूत्र है F इक्वल आई एल वैक्टर इंटू क्रॉस बी वैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर बी आई एल साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर हम इसका जो वेक्टर फॉर्मेट चेंज रिमूव करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस तरह से आई बी एल साइन थीटा में वैल्यू रखने पर थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान जो है वो 0 होता है, इस तरह से, साइन 0 का मान 0 होता है, इस तरह से F इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से बताना है कि करेक्ट कौन नहीं है, इनकी इनकरेक्ट कौन है। तो 4 में से 3 करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट को हमें देखना है। ओके भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन में हमारा जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ दिया है 2 समबाहु पृष्ठ एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, ये आपका करेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन है समबाहु पृष्ठ या समबाहु क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल एक परिमित नियतांक होता है, ये इसका
यानी कि बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, परिमित नियतांक नहीं होता है। ओके, ये करें नियतांक होता है, जबकि सी ऑप्शन करेक्ट है, वैद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के पृष्ठ पर सदा उसके लंबवत होता है। और डी ऑप्शन भी करेक्ट है, समबाहु पृष्ठ पर आवेश स्थानांतरण में किया गया कार्य शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में फोटोन का इलेक्ट्रॉन से संघटन होने के बाद फोटोन की क्या होती है, आवृत्ति अधिक हो जाती है, या बी ऑप्शन तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाती है, या सी ऑप्शन ऊर्जा अधिक हो जाती है, या डी ऑप्शन वेग कम हो जाता है। तो यहाँ पर फॉलो करेगा आपका बी ऑप्शन, वो वही सही होगा कि तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाता है या हो जाती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। निम्न विन्यास में आवेशों की अंतःक्रिया ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इस चित्र के अनुसार हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर को फॉलो करेगा। तो ऑप्शन ए आंसर को फॉलो कर रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू √2-4। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो वैल्यू है वो ई इक्वल में है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके लिए इसको निगमित किया गया है ई इक्वल। और ई इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और Q का मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए का जो पहला जो आगे का हिस्सा है Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बन जाएगा। उसके बाद √2-4 कैसे आया, तो इसमें आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि यहाँ पर Q पहला आवेश यानी कि 4Q स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2Q स्क्वायर अपॉन 2a, इस तरह से रखेंगे हम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि म्यू नॉट इक्वल 1.544 और म्यू ई इक्वल 1.558 हो तो लैम्डा इक्वल 6500 एंगस्ट्रम के लिए चतुर्थांश तरंग पट्टिका की मोटाई कितनी होगी। तो यहाँ पर यदि हम सॉल्व करेंगे इसे तो आंसर आएगा 11.6 माइक्रोमीटर। ओके, यहाँ पर डी इक्वल सूत्र होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है डी इक्वल लैम्डा अपॉन 4 इंटू म्यू ई अपॉन म्यू नॉट। ओके, यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर देंगे 6500 इंटू 10⁻10। ओके, इसे कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रम से मीटर में, और नीचे 4 जैसा का तैसा रहेगा, और म्यू ई की वैल्यू दी है पहली से 1.558, और माइनस में हम कर देंगे म्यू नॉट की वैल्यू 1.544। इस तरह से हमको सॉल्व करने के बाद डी इक्वल क्या आ जाएगा 11.6 माइक्रोमीटर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एकल छिद्र के विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई प्रकाश तरंग दैर्घ्य के कैसी होती है, अनुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या वर्ग के अनुपाती होती है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो एकल छिद्र के विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रकाश चौड़ाई प्रकाश तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, किसी केस नली में जल 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है, उसी केस नली में पारा 3.42 सेंटीमीटर गहराई तक गिर जाता है। यदि पारे का अपेक्षित घनत्व 13.6 हो तथा उसका स्पर्श कोण 135 डिग्री हो तो जल और पारे के पृष्ठ तनाव का अनुपात होगा। तो यहाँ हमको पृष्ठ तनाव यदि ज्ञात करना है तो यहाँ जो हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.15। आंसर कैसे आएगा आप देख सकते हैं, नीचे इसको सॉल्व किया है हमने। पृष्ठ तनाव के पहले जो हाइट है H इक्वल 2t cos थीटा अपॉन गामा रो जी, इसका आंसर होता है।
और यहाँ से हम टी इक्वल निकालेंगे, प्रस्ताव निकालेंगे, तो क्या आएगा आप समझ सकते हैं, एच रो एच गामा रो जी अपॉन 2 cos थीटा, ये इसका बन जाएगा फॉर्मूला। और यहाँ पर हम इसे यहाँ वैल्यू फिटअप करेंगे। तो इस सूत्र को हम दो प्रकार से, एक बार वाटर के लिए और एक बार किसके लिए, मरकरी यानी कि पानी के लिए, सॉरी पारे के लिए निकालेंगे। तो यहाँ एच डब्ल्यू इक्वल दिया है 10 सेंटीमीटर और एच एम मरकरी यानी कि एच एम दिया है 3.42। ओके, तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर टी डब्ल्यू और टी एम का जो व्यंजक है इसका अनुपात में हम पुटअप करेंगे वैल्यू, तो हमें बड़ी आसानी से प्राप्त क्या हो जाएगा लास्ट में आंसर सॉल्व करने के बाद 0.15। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेम वैल्यू होंगी वो रेजो में रिमूव हो जाएंगी। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र के घटक निम्न हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, दक्षिणावर्त दीर्घवृत्ताकार और वामावर्त दीर्घवृत्ताकार और सी दिया है आपका दक्षिणावर्त वृत्ताकार और डी ऑप्शन दिया है वामावर्त वृत्ताकार। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका दक्षिणावर्त दीर्घवृत्ताकार, अर्थात एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र के घटक जो होते हैं वो दक्षिणावर्त दीर्घवृत्ताकार होते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में मैंने लिखा भी है मॉड ई एक्स इट इज नॉट इक्वल टू मॉड ई वाई। ओके, इसका आप चित्र भी देख सकते हैं, चित्र में बताया भी गया है कि y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब इसके बाद दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात x है और घनत्वों का अनुपात y है, उनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ आएगा आपका डी आंसर का, एक्स वाई इक्वल एक्स वाई का पावर होल पावर 1/3। तो यहाँ पर हम दो ग्रहों के घनत्व की बात करेंगे तो एम ए अपॉन एम बी बराबर एक्स और डी ए अपॉन डी बराबर वाई। इस तरह से ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, इसलिए एम ए अपॉन एम बी बराबर एक्स होगा। और घनत्वों के अनुपात की बात करेंगे तो डी ए अपॉन डी बराबर वाई होगा। इस तरह से यहाँ पर हम ग्रेविटी वाला जो फॉर्मूला होता है जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये यहाँ पर लगा देंगे जी ए और जी बी के लिए। और इस तरह से इनका जो अनुपात निकालेंगे, अनुपात के बाद हमको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा क्या, भी इक्वल 4/3 पाई आर क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर सूत्र से, एम अपॉन डी यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ओके, तो इस तरह से हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद आर बी की वैल्यू और आर ए की वैल्यू पुटअप करेंगे क्यू के रूप में। तो इस तरह से हमको सॉल्व करने के बाद अंत में जी ए अपॉन जी बी इक्वल एक्स इंटू वाई स्क्वायर का होल पावर 1/3 प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, यदि एक प्रयोग में कैपिटल एम तथा कैपिटल ए का मान क्रमशः 3 इकाई और 2.82 इकाई मापा जाता है, तो भौतिक राशि y के परिकलित मान में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो यहाँ y इक्वल दिया है m अपॉन ए, तो इसका यदि हम सॉल्व करेंगे तो 0.36% आएगा। सी इसका ऑप्शन आंसर सही है। और यहाँ पर यदि हम सॉल्व करते हैं तो m इक्वल दिया है 3, a इक्वल दिया है 2.82 और ये सूत्र देख रहे हो आप, ये सूत्र है इसका m इक्वल डेल m अपॉन m इंटू मल्टीप्लाई टू 100। ओके, तो यहाँ यदि हम यहाँ वैल्यू रखेंगे डेल y अपॉन y इंटू 100 में, तो डेल m अपॉन m प्लस डेल a अपॉन a इंटू 100 ये सूत्र होगा। और यहाँ हम डेल m और डेल a की और m और a की वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमको 0.36% प्राप्त हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि I इक्वल I0 साइन स्क्वायर 2 पाई टी
हो तो t इक्वल 0 और t इक्वल t/2 के बीच I का औसत मान क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका I0/2। ये कैसे होगा? ये आप सॉल्व देख सकते हैं। I इक्वल I0 साइन स्क्वायर 2π/t इंटू टी को यहाँ हम एवरेज के रूप में सॉल्व करेंगे और एवरेज के रूप में सॉल्व करने के बाद यहाँ हमको प्राप्त होगा I0/2। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, आवेश Q द्वारा समान रूप से आवेशित त्रिज्या कैपिटल R के वलय के अक्ष पर केंद्र से स्मॉल x दूरी के बिंदु पर वैद्युत विभव भी क्या होगा? तो यहाँ सूत्र होता है Q/4πε0 1/r² + x² का होल पावर 1/2। ओके, ये इसका सूत्र बनता है हमेशा किसका, कि आवेश Q द्वारा समान रूप से आवेशित त्रिज्या कैपिटल R के वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी के बिंदु पर वैद्युत विभव भी का वैल्यू होगा वैल्यू इक्वल होगा Q/4πε0 1/r² + x² का होल पावर 1/2। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्न में से कौन उत्क्रमणीय प्रक्रिया है? उत्क्रमणीय का अर्थ है जो रिवर्सिबल ना हो। ओके, तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल होती है। जो अनरिवर्सिबल होती है उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। तो सॉरी, इसमें रिवर्सिबल पूछा गया, यानी कि उत्क्रमणीय क्रिया पूछी गई है। पहला ऑप्शन है किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह कर ऊष्मा की उत्पत्ति, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। उष्ण पिंड से शीतल पिंड में ऊष्मा का संचरण, ये भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है कार्यशील पदार्थ के दाब एवं आयतन में असीम धीमी दर से परिवर्तन, ये रिवर्सिबल हो सकता है। ओके। डी ऑप्शन क्या दिया है, किसी वास्तविक गैस का छिद्र युक्त प्लग से जो वातावरण से पृथक्कृत हो बलपूर्वक भेजा जाना, ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इसलिए आपका ऑप्शन सी ही आंसर सही है आपका। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। व्यक्ति भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस करे, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? यहाँ गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी एक्सीलरेशन इक्वल स्मॉल जी दिया है और यहाँ जो आंसर है वो फॉलो हो रहा है ऑप्शन ए 2π इंटू कैपिटल R/रूट के अंदर कैपिटल R/g। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जी लैम्डा और जी ई ये दोनों की वैल्यू हम पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो टाइम चाहिए, आवर्तकाल चाहिए, वो t इक्वल 2π R/g प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, तीन सदस्य ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर एक ही तल में तभी होंगे जब क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल 0 होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटा ठोस गोलक एक शांत द्रव में गिराया जाता है, यह अंततः एक समान वेग चलता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतिम वेग। क्वेश्चन नंबर 26, रुद्धोष्म प्रक्रम इस प्रकार से भी जाना जाता है, यहाँ आंसर होगा सम एंट्रोपिक। रुद्धोष्म प्रक्रम को सम एंट्रोपिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्न में से संरक्षण नियम के तुल्य है, कौन है, कोणीय संवेग। यहाँ कोणीय संवेग आंसर होगा, ना कि ऊर्जा, ना कि रेखीय संवेग। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, किस ताप पर फ़ारेनहाइट एवं केल्विन ताप माप क्रमों पर एक समान संख्यात्मक मान होगा? यहाँ आपका आंसर है 574.25 डिग्री। और कैसे होगा, आप सूत्र C/5 इक्वल F - 32/9
इक्वल k माइनस 273/5 में वैल्यू पुटअप करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जूल थॉम्सन प्रभाव में निम्न में से कौन सी राशि नियत होती है? यहाँ आंसर है एंथैल्पी। जूल थॉम्सन प्रभाव में एंथैल्पी राशि नियत होती है। क्वेश्चन नंबर 30, दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। यदि वे व्यतिकरण करें तो परिणामी प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें आंसर प्राप्त होगा 81:1, यानी कि 81:1 प्राप्त होगा हमें। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। सूत्र आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम में वैल्यू रख देंगे हम। वैल्यू कहाँ रखी जाएगी? A1 + A2 अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसमें वैल्यू हम रखेंगे। ओके, ये सूत्र होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित है। यदि प्लेट का अपवर्तनांक √3 है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं सूत्र होता है μ = 10 IP, और एक सूत्र और होता है IP का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे 60 डिग्री, और अगला सूत्र होता है IP = IR = 90। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे हम IP की, और इस तरह से हमको IR = 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यहाँ IP और जो IR हैं वो क्रमशः हमारे ध्रुवण कोण होता है IP, और IR होता है क्या? अपवर्तन कोण। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो लेंसों के मध्य दूरी d हो तो न्यूनतम गोलीय विपतन कब होगा? तो यहाँ जो आंसर है वो D = F1 - F2 कंडीशन में होगा। ओके, D = F1 - F2 कंडीशन में गोलीय विपतन होगा, वो भी बहुत कम होगा, न्यूनतम कंडीशन में होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। I भुजा वाले एक घन के केंद्र पर विद्युत आवेश Q रखा है। घन के एक फलक से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। यहाँ आंसर होगा Q/6ε। ओके, और Q/6ε क्यों होगा? क्योंकि यहाँ घन है, और घन की वजह से φ1 = 1/6 × Q/ε होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, 40 ओम के प्रतिरोध के एक तार को चित्रानुसार पूर्ण वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। बिंदुओं A तथा B के बीच प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ आंसर होगा 7.50 ओम। ओके, इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सीरीज में 10 ओम के 3 प्रतिरोध लगाएंगे, और नीचे समांतर क्रम में 10 ओम का लगा देंगे, 4 हो जाएंगे पूरे ओम, है ना? तो 40 ओम बन जाएगा। इस तरह से यहाँ सूत्र लगाएंगे हम। ओके, RAB = 30 × 10/30 + 10, है ना? तो ये समांतर के लिए होगा, ये तीनों सीरीज में जुड़ेंगे, 30 हो जाएगा पूरा जी, और ये 10 रहेगा। ओके, इस तरह से हमको 7.5 ओम प्राप्त हो जाएगा। 35 क्वेश्चन जो दिया है, 5000 वोल्ट त्वरण विभव वाली एक्स-रे नलिका से प्राप्त विकिरण का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 0.250 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 0.250 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, एक ट्रायोड में ग्रिड का प्रकार किस पर नियंत्रण करना होता है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा डी, एनोड धारा पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 38, अर्धतरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता क्या होती है? तो यहाँ आंसर है
40.6%, यानी कि 40.6%। क्वेश्चन नंबर 39, 3 mm त्रिज्या वाले साबुन के एक बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य कितना होगा? यहाँ आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, 40 यानी कि 40 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ सूत्र लगाएंगे तो पी इक्वल क्या होगा, 40/R। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, समान लंबाई किंतु क्रमशः R, 2R और 3R आंतरिक त्रिज्याओं वाली 3 केश नलिकाएं श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। इनमें से द्रव धारा रेखीय प्रवाह कर रहा है। यदि संपूर्ण निकाय के सिरों का दाबांतर 77 सेंटीमीटर यानी कि पानी का हो तो प्रथम केश नली का पारा दाबांतर कितना होगा? यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 71.64 सेंटीमीटर। ओके, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और पोच करके इसको आप रफ पर इसको निकाल भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द्विपरमाणुक गैस की ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा होता है, वो क्या होता है इसका मान? तो इसका मान होता है 1.40। ओके, यह सूत्र लगाते हैं Cp - Cv = R। ओके, और Cv के लिए होता है 5/2R और Cp के लिए होता है 7/2R। ओके, तो यहाँ दोनों का रेशो निकालेंगे तो 7/5 होने से 1.40 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि NTP पर हाइड्रोजन अणु का वर्ग माध्यमूल वेग 1.84 किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो NTP पर ऑक्सीजन अणु के लिए यह क्या होगा? तो यहाँ आपका जो आंसर है वो सॉल्व करने बाद आप देख सकते हैं 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुआ है। इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, यदि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विभवांतर 20 किलोवोल्ट से बढ़ाकर 80 किलोवोल्ट कर देने पर उसकी विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है उसके विभवांतर की बात की गई है और विभवांतर को 20 किलोवोल्ट से इंक्रीज करके 80 किलोवोल्ट कर दिया गया है। तो उस समय इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो उसका वैल्यू क्या होगा, वो कितने टाइम्स हो जाएगी? तो यहाँ पर लिखा है 2 टाइम्स, यानी कि वो 2 गुनी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर हम इसको सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, R समानुपाती 1/λ और लैम्डा समानुपाती 1/रूट भी हो जाएगा। ओके, तो R समानुपाती 1/λ होता है और लैम्डा इक्वल होता है 1/रूट भी। इन दोनों से हम संबंध निकालेंगे और यहाँ वैल्यू रखेंगे V2 और V1 की और R1 की, तो हमें यहाँ R2 = 2R1 प्राप्त होगा। इससे स्पष्ट होगा, 2 गुनी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो 4 पॉइंट दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक इनकरेक्ट है, बाकी के 3 करेक्ट हैं। तो पहला पॉइंट, जॉन प्लेट के बहुत फोकस होते हैं, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन है, जॉन प्लेट उत्तल लेंस के समान है, ये भी करेक्ट है। और सी ऑप्शन, जॉन प्लेट प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, ये भी करेक्ट है। आपका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी होगा आंसर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45, एक स्प्रिंग की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा बल नियतांक 10³ न्यूटन प्रति मीटर है, उसके छोरों पर 10 ग्राम तथा 90 ग्राम के 2 द्रव्यमान संबद्ध हैं। यदि स्प्रिंग को क्षैतिज मेज पर रखें और खींचकर छोड़ दें तो दोलन की आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आंसर होगा
53 हर्ट्ज। इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, 1/m r इक्वल 1/m1 प्लस 1/m2 होगा। और यहाँ mr निकालेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1/m1 प्लस 1/m2 को सॉल्व करके उल्टा करना पड़ेगा। और यहाँ हम m1 m2 की वैल्यू पुटअप करेंगे। उसके बाद t इक्वल 2 रूट में mr/k में वैल्यू रखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट है। और सॉल्व करने के बाद हमको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 53.03 हर्ट्ज। ओके। क्वेश्चन नंबर 46, लेज़र का मूल आधार क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 में लेज़र का मूल आधार होता है प्रेरित उत्सर्जन, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, धातु के एक ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होता है? इज एवरी वेयर जीरो, यानी कि वो सभी जगह कैसा होता है? शून्य होता है। ये डी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि धातु के एक ठोसीय आवेशित गोले के पृष्ठ से यदि हम केंद्र की ओर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र सभी जगह समान ना हो के, मतलब कार ना होने के कारण उसका वैल्यू जो है विद्युत क्षेत्र का वो जीरो होगा, है ना। ये इसका मेन कारण है, ए इक्वल जीरो। क्वेश्चन नंबर 48, स्वप्रेरण गुणांक 0.4 mH वाली ये कुंडली में धारा को 0.1 सेकेंड में 250 माइक्रो एम्पियर में बदला जाता है। ओके, कुंडली से प्राप्त प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो यहाँ आपका आंसर होगा -1 मिली वोल्ट। ओके, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, E बराबर -L/dI/dt से। यहाँ वैल्यू पुटअप रखेंगे तो आपको -1 मिली वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 है, एक 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक हेनरी के प्रेरक से जोड़ा जाता है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो शक्ति क्षय क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर शक्ति क्षय शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि P इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई होता है। और यहाँ पर V और I जो होते हैं वो फाई इक्वल π/2 देंगे। और P इक्वल VRMS IRMS cos, तो फाई की वैल्यू रखेंगे हम, यानी कि यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या होगी? π/2। π/2 मीन्स cos 90, यानी कि cos 0। तो cos 90 का मान क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरह से हमको P इक्वल 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो शक्ति क्षय है वो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 50, अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 दिया है हमारे लिए, एक एक्स किरण नलिका 20 किलो वोल्ट पर कार्य करती है, निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दिए हैं और दोनों ही पॉइंट हमारे सही हैं, क्योंकि 0.5 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य उपस्थित नहीं होगा और दूसरा ऑप्शन है 0.8 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य उपस्थित होगा। तो ये दोनों बातें सही कही गई, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी कि दोनों सही होंगे। और ये सूत्र होता है EV इक्वल SC/λ। यहाँ लैम्डा इक्वल निकालेंगे SC/EV से और वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और हमें लैम्डा मिनिमम की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.6 एंगस्ट्रम। ओके, तो जो 0.6 एंगस्ट्रम प्राप्त हो रही है यह है 0.5 से ऊपर है, इसलिए यहाँ पर 0.8 एंगस्ट्रम उपस्थित होगा। ओके, इससे स्पष्ट होता है क्योंकि मिनिमम 0.6 है, तो मिनिमम 0.6 में 0.5 नहीं आएगा। जब मिनिमम 0.6 है तो मैक्सिमम में 0.8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, रेडॉन की अर्ध आयु 3.8 दिन है। यदि प्रारंभ में 9.6 mg रेडॉन हो तो 19 दिन पश्चात कितनी बचेगी?
तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0.3 ग्राम बचेगी। अब 0.3 ग्राम कैसे बचेगी, इसका सूत्र होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल लेफ्ट आफ्टर डेज अपॉन हाफ लाइफ। यहाँ पर n इक्वल 19/3.6 रखेंगे और इस तरह से यहाँ n इक्वल हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। और इसका जो सूत्र है वो होता है n/n0 इक्वल 1/2 का होल पावर n। ओके, तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे और हमको n इक्वल प्राप्त हो जाएगा 0.3 mc। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 दिया है हमारे लिए +4 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर क्षमताओं के दो लेंस संपर्क में रखे हों तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। यहाँ पर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्राप्त करेंगे और वो कितनी प्राप्त होगी, हमको 50 सेंटीमीटर। कैसे प्राप्त होगी सूत्र देखिए आप, सूत्र हमारा आएगा P इक्वल P1 + P2, तो 4 + -2 यानी कि 4 - 2 इक्वल 2D बचेगा। और यहाँ हम सूत्र P इक्वल 1/f में रखेंगे, यहाँ ये मीटर में है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100/2 हो जाएगा। f का वैल्यू का रख देंगे 2, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 53, 1/μ नेट एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है। यहाँ पूछा गया है कि 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है। आंसर होगा L² T⁻²। ओके, इससे आप सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व करके ही प्राप्त कर सकते हैं। मेलस का नियम क्या होता है, मेलस का नियम होता है I इक्वल I0 cos² थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा इक्वल दिया है 30 और R लोड इक्वल दिया है 4000 ओम तथा निवेशी प्रतिरोध R इन दिया है यानी कि 400 ओम। इसका वोल्टेज प्रवर्धन ज्ञात करना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 300 हमें प्राप्त होगा। और वोल्टेज प्रवर्धन यानी कि वोल्टेज गेन की हम बात करेंगे तो इक्वल होगा बीटा × RL/RN। यहाँ पर हम मान रखेंगे बीटा का, RL का और RN का। ओके, और सॉल्व करने पर हमको 300 प्राप्त हो जाएगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का सूत्र है। गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन की बात करें तो यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर जो होगा वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर ये सूत्र होगा इसका G' इक्वल G/1 + h/RE का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करके भी सूत्र को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बलागुण 0 हो तो क्या नियत हो जाता है। तो यहाँ पर जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बलागुण 0 होता है तो इस कंडीशन में कोणीय संवेग नियत होता है, ना कि रेखीय संवेग, ना कि ऊर्जा। ओके, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक क्वेश्चन पहले भी अलग फॉर्मेट में रिपीट हो चुका है। टाउ इक्वल होगा dL/dt, ये सूत्र होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि L इक्वल आएगा इंटीग्रल dl जो कि कांस्टेंट होगा। इस तरह से कोणीय संवेग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्रमशः 5 mm तथा 4 mm व्यास की दो कृष्णनली पानी में खड़ी की गई हैं। 5 mm व्यास की नली में पानी 5.7 मिलीमीटर चढ़ता है, दूसरी में कितना ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर है 7.1 mm। अब 7.1 mm कैसे आया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा, सूत्र होता है इसका R1H1 बराबर R2H2, या हम ऐसे कह सकते हैं कि R1/R2 बराबर H2/A
H1। ठीक है, आप वैल्यू रखेंगे तो यहाँ H2 का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विवर्तन क्या प्रदर्शित करता है? कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, दोनों कण तथा तरंग प्रकृति, या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो विवर्तन है वो केवल और केवल वेव नेचर यानी कि तरंग प्रकृति को व्यक्त करता है। इसका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं हम अब। तो एक सरल लोलक के आवर्तकाल के वर्ग तथा लंबाई के बीच ग्राफ कैसा हुआ? तो सरल लोलक के आवर्तकाल के वर्ग और लंबाई के बीच का जो ग्राफ होगा वो परवलय होगा, ना कि वृत्त, ना कि सरल रेखा में, और ना कि अति परवलय के रूप में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, परवलय के रूप में। और यहाँ हम इसको स्पष्ट भी कर सकते हैं, t बराबर 2 पाई रूट में L/G से। यहाँ पर t स्क्वायर KL प्राप्त होगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 64, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो इसका आंसर है अनुदैर्घ्य। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 65 में आप देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की दशा है। इसका आंसर है, इसका 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, L = 1/ω²c, क्योंकि L = 1/ω² ही अनुनाद की दशा को व्यक्त करता है। और इसका हम सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबाधा Z के लिए होता है, इक्वल होता है रूट में R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। और यहाँ पर Z यदि मिनिमम है तो XL - XC = 0 होगा। यहाँ XL और XC की वैल्यू रख देंगे। XL की वैल्यू होती है ω/L और XC की वैल्यू होती है 1/ω/c। इस तरह से यहाँ पर WL = 1/ω/c होगा, L इक्वल हो जाएगा 1/ω²c, 1/ω²c। तो इस तरह से यहाँ पर C आपका आंसर हो जाएगा। अगले 60 जो क्वेश्चन और बचे हैं 125 में से, तो वो हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। इस पार्ट में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।